गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रमुख वायसराय रिपन के बारे में जानेंगे। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। इनका काल भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1880 में रिपन वायसराय बनकर आए। ये पहले के सभी वायसराय से उदार थे। रिपन इंग्लैंड के उदारवादी नेता ग्लैडस्टोन का भारतीय प्रतिनिधि थे। रिपन वैचारिक स्तर पर उदारवादी, बुद्धिवादी और मानवतावादी थी, लेकिन समाज साम्राज्यवादी भी थे। इनके द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो भारतीयों के कई स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण सुधार साबित हुए। रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है और उनके काल को स्वर्णयुग की संज्ञा दी गई है। रिपन का पूरा नाम जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन था। अब हम इनके द्वारा किए गए कार्यों की बारे में जानेंगे। सबसे पहले उन्होंने 1880 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किए। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के सुधार के लिए यह उन कारखानों पर लागू किया गया जिनमें 100 से ज़्यादा श्रमिक काम करते थे। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महीने में 4 दिन का अवकाश निश्चित हुआ। इसके अलावा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करने की समय सीमा निर्धारित की गई। 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए सुझाव दिए। 1882 में हंटर आयोग का रिपोर्ट पेश हुआ। हंटर आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और जो भारतीय मूल भाषा में होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा से सरकारी नियंत्रण को हटाने का प्रस्ताव दिया गया। प्राइमरी शिक्षा का अधिकार स्थानीय बोर्ड एवं नगर पालिका को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया। रिपन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे क्रियान्वित करने की प्रयास किया। 1882 में स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इससे भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। स्थानीय स्तरीय बोर्ड, तहसील और जिला स्तरीय बोर्ड आर्थिक विकेंद्रीकरण द्वारा 3 भागों में बांट दिया गया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन प्रशासन एवं विकेंद्रीकरण का पिता कहा गया। ग्रामीण स्तर में स्थानीय स्तर पर बोर्ड बनाया गया। जिला में जिले उप विभाग और तहसील बोर्ड बनाए गए और नगर में नगर पालिका बनाया गया। इन विभागों को कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई और उनके आय के लिए साधन उपलब्ध कराए गए। 1788 में वर्नाकुलर एक्ट पास कर सभी देसी भाषाओं में प्रसारित होने वाले प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1882 में रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, जिसके कारण इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। जितने बंद प्रेस थे सब फिर से चलने लगे। रिपन ने महसूस किया कि प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति के बाद अंग्रेजी पत्रिका के साथ हिंदी पत्रिका के प्रेस भी चालू हो गए। रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। भारत में जनगणना 1872 में मेयो के द्वारा चालू किया गया था, किंतु भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ। हर 10 साल में जनगणना की शुरुआत की गई। हर 10 साल के बाद जनगणना होता था। इल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया। इस बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को भी उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक शामिल रहते थे, अर्थात भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा दिया गया। इसके पहले यूरोपीय व्यक्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। ग्रामीण न्यायालय में फौजदारी केसों में यूरोपीय न्यायाधीश ही बैठते थे। इसका मुख्य कारण था कि अत्याचार और शोषण करने के बाद ये यूरोपीय नागरिक आसानी से बच जाते थे। अब रिपन द्वारा ग्रामीण न्यायालय में
भारतीय न्यायाधीश को भी यूरोपीय नागरिकों के केसों को सुलझाने का अधिकार दिया गया। इस बिल का यूरोपियों द्वारा विरोध किया गया। 1882 में कलकत्ता में बिहारी लाल गुप्ता न्यायाधीश बनाए गए। नक्सल भेद करते हुए इनका विरोध किया गया। आंदोलन शुरू हुआ और यूरोपीय लोग सड़क पर उतर आए। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंत में इस बिल को वापस ले लिया गया। इस बिल का उद्देश्य न्यायालय में भारतीय और यूरोपियों के बीच के अंतर को समाप्त करना था। अब नया प्रावधान बना कि ग्रामीण न्यायालय में सुनवाई जूरी द्वारा होगी। 12 न्यायाधीश होंगे, जिसमें 7 यूरोपीय न्यायाधीश होंगे और 5 भारतीय न्यायाधीश होंगे। लेकिन इसके बाद भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से समानता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि ब्रिटिश से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन सोते हुए भारतीयों को जरूर जगा दिया। भारतीय बुद्धिजीवियों में एक नई चेतना आई। सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाने से पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भारतीय ब्रिटिश के उतने खिलाफ नहीं थे। लेकिन इस बिल ने बुद्धिजीवी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को ब्रिटिश के खिलाफ कर दिया। अब मध्यम वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस करने लगे। नक्सल भेदभाव स्पष्ट होने पर बुद्धिजीवी वर्ग सचेत हुए। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए नक्सल भेदभाव की निंदा की। इससे भारतीय शिक्षित वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे महसूस किए कि एक प्रतिनिधि हो जो ब्रिटिश तक उनके बातों को पहुंचा सके। इस प्रकार रिपन ने अपने शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स।